हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सफीना आईएएस अकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो नोटिफिकेशन में क्या है, ईओ और एपीएफसी और एओ की वैकेंसीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, वो पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है और एज रिलैक्सेशंस क्या है उसमें। दोस्तों, सभी कैटेगरीज वाइज हम इसमें डीपली डिस्कस करेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सफीना आईएएस अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। नोटिफिकेशन क्या है हमारा। दोस्तों, ये है यूपीएससी का नोटिफिकेशन, जो कि आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके आपको मिल जाएगा। आप इससे डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन सेक्शन में ये मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें जो भी चीज़ें दी गई है आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करें तो इसमें रिजर्व जो पोजीशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसीज इसमें, जो अकाउंटेंट ऑफिसर की जो वैकेंसीज है, और एम्प्लॉय। दोस्तों, ईपीएफओ ने इसमें क्लियरली अब की बार जो चेंज किया है वो 3 बड़े चेंजेस के बारे में इस वीडियो में हम बात भी करेंगे। नोटिफिकेशन में ये 3 बड़े चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इसमें देखते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अंडर रिजर्व सेक्शन के लिए 78 और ईवीएस के लिए 1 और ओबीसी के लिए 42 मतलब कि 42 और एससी के लिए 23 और एसटी के लिए 12 वैकेंसीज हैं। और जो दोस्त इसमें 9 वैकेंसीज है वो पर्सनल डिसेबिलिटी जिसके भी एस्पेरेंट के वो उनके लिए रखी गई है 9 वैकेंसीज। अब दोस्तों, इसमें हम नेक्स्ट बात करते हैं तो कुल मिलाकर कितनी वैकेंसीज है। 176 वैकेंसीज इसमें जो अब की बार नोटिफिकेशन में वो दी गई है। अब दोस्तों, इसमें अगर पे स्केल के बारे में बात करें तो वो पे स्केल रहेगा वो लेवल 8 के, और जो पे स्केल इसमें दिया गया वो 7वां वेतन इसमें लगेगा। जो दोस्तों अंडर रिजर्व कैटेगरी के बारे में बात करें तो एज के बारे में उनकी बात कर लेते हैं। तो उनमें 30 वर्ष उनकी रखी गई है मैक्सिमम, और 33 वर्ष जो है वो ओबीसी की रखी गई है, और 35 वर्ष एससी और एसटी की। हालांकि एपीएफसी की जो वैकेंसी है उसमें एससी एसटी की कोई भी वैकेंसी इसमें देखने को नहीं मिली है अब की बार। अब अगर विकलांग के बारे में बात करें तो इसमें एज लिमिट उनकी रखी गई है 40 ईयर। और दोस्तों, एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो जरूरी उसमें क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट द्वारा आपने की हो। एजुकेशनल डिग्री इसमें बैचलर डिग्री इसमें रखी गई है क्वालिफिकेशन। अब दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो नोट इसमें रिलैक्सेशन जो दिया जाएगा, एज का रिलैक्सेशन जो है वो यूपीएससी के अकॉर्डिंग ही रखा गया है। दोस्तों, इन केस ऑफ ए कैंडिडेट अदरवाइज टू वेल क्वालिफाइड, मतलब कि जो भी कैंडिडेट होगा जो क्वालिफाई करेगा वो क्वालिफिकेशन उसकी जो होगी वो इंटरव्यू बेस्ड होगी, क्योंकि उसमें इंटरव्यू में 2 सेक्शन इसमें रखे गए हैं। एक तो जो एग्ज़ाम होगा वो कंबाइंड एग्जाम होगा, और उसके बाद में आपको इंटरव्यू सेशन रखा गया है। कुल मिलाकर अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो उसके बाद में अगर आप इंटरव्यू सेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आपका सिलेक्शन फाइनली नहीं होगा। अब दोस्तों, इसमें कुछ और डिटेल इसमें दी गई है। ये ग्रुप बी की नॉन मिनिस्ट्रियल द्वारा वैकेंसीज इसमें रखी गई है। दोस्तों, ये परमानेंट जॉब है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में रखा गया है, मतलब कि हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं ईओ और एओ की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, इसमें अंडर रिजर्व कैटेगरी में जो है वो कुल मिलाकर 32 मतलब कि 32 वैकेंसीज इसमें है, और ईवीएस के लिए 7 और ओबीसी के लिए 28 और एससी के लिए 7। और जी अंडर रिजर्व कैटेगरी में जो है विकलांग के लिए उसमें रखी गई है वो 3 वैकेंसी इसमें रखी गई है। दोस्तों, जो विकलांग होगा वो उनकी सब कैटेगरीज इसमें सब डिवाइड की गई है कि एलवी है, डबल एच और बीएल बीए मतलब कि लेग इफेक्टेड है या लोकोमेटरी डिसेबिलिटीज़ है। उसमें सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है क्या क्या इस नोटिफिकेशन में जो डिमांड है यूपीएससी की वो आप डिटेल में इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, पे स्केल जो रहेगा वो लेवल 10 का है, 7वें वेतन के अनुसार इसमें पे स्केल इसका रहेगा। और दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट रखी गई है वो 35 ईयर, मतलब कि अंडर रिजर्व कैटेगरी के लिए जो ईवीएस के लिए है वो 35 एज है इसमें, मतलब कि 35 साल, और ओबीसी के लिए 38 मतलब कि 38 साल, और एससी के लिए 40 साल, और एसटी के लिए 35 साल, और जो कि विकलांग है उसके लिए 45 ईयर मतलब कि 45 साल इसमें रखी गई है। ये और एओ की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भी दोस्तों यूजी रखी गई है, मतलब कि किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हो। अब इसमें डिजायरेबल इन्होंने जो मांगा है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए कि कंपनी लॉ एंड लेबर या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसमें कोई भी डिप्लोमा अगर आपके पास है तो आप उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, इसमें मेन क्वालिफिकेशन है वो है ओनली यूजी, मतलब कि अंडर ग्रेजुएट, जिसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। दोस्तों, अब के बाद जो 3 बड़े चेंजेस किए गए हैं उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले जो चेंज किया गया है उसमें जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर था, और इसमें अकाउंटेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का जो पोस्ट है उसके लिए अब की बार एक कंबाइंड एग्जाम रखा गया है। दोस्तों, इसमें क्या है, जो एग्ज़ाम जो होगा उसमें 2 आवर का उसमें मतलब ड्यूरेशन रखा गया है, और जो
मतलब कि सभी क्वेश्चन का इक्वल मार्क्स होने वाले हैं। दोस्तों जो एग्जाम होगा वो दोनों भाषा में कंडक्ट कराया जाएगा, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। और टेस्ट विल भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, इसमें मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे देखने के लिए। अब दोस्तों इसमें बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 शायद इसमें है। और दोस्तों इसमें सिलेबस के बारे में बात करें तो सिलेबस इसमें आपको बहुत छोटा सा देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस का जो डीपली हम इसमें वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे वो बहुत ही वास्ट सिलेबस है, क्योंकि जो कि यूपीएससी की वैकेंसी है। और यूपीएससी का सिलेबस आप सभी को पता ही होगा, जिसने यूपीएससी की प्रिपरेशन पहले की होगी या बीच में छोड़ दिया होगा, उन सबको इस चीज़ के बारे में पहले से जानकारी होगी। सो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इसके मेनली जो टॉपिक है उनके बारे में देख लेते हैं। मेन टॉपिक जो है इसके सबसे पहले वो इंग्लिश के लिए, जर्नल इंग्लिश के लिए, कैंडिडेट टू अंडरस्टैंडिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, वर्कमैन लाइक अस टू अस लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। मतलब कि जनरल इंग्लिश जो आएगी उसमें कैंडिडेट के पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को समझ सके और बोल सके। इसी वजह से इसमें जनरल इंग्लिश को रखा गया है। अब दोस्तों इसमें इंडियन कल्चर और हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, दोस्तों इसमें क्या है कि भारतीय इतिहास की स्थापत्य कला और हेरिटेज और फ्रीडम मूवमेंट, मतलब कि जितने भी इसमें आंदोलन हुए हैं आज़ादी के लिए दोस्तों। और नेक्स्ट जो थर्ड इसमें ऑप्शन है वो डेवलपमेंट इशू है, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए वो जो इसमें थर्ड पार्ट है उसमें हम सबसे पहले जो कवर करने वाले हैं इंग्लिश इकोनॉमी को, हम वो 11th और 12th की इकोनॉमिक्स की जो बुक होगी उसको हम कवर करेंगे। और दोस्तों गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दोस्तों ये है इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन होगा वो गवर्नेंस पार्ट जो है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से लेके और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मतलब भारतीय संविधान के बनने तक का और इसके बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि के बारे में हम उसमें लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जो भी हम वीडियो लेकर आते रहेंगे वो आपको सभी को टेलीग्राम पर उसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा दोस्तों। और जो भी मेरा दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारी जो मेल आईडी है उस पर स्क्रीनशॉट सेंड करेगा उसी को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा दोस्तों। ये अब नेक्स्ट जो है इसमें सिलेबस में जनरल साइंस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। जनरल साइंस वो जो रहेगी वो 9th और 10th की, 6 से लेकर 10 तक भी आप कर सकते हैं। उसमें बेसिक ही साइंस होती है, क्योंकि उसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री आता है। और इसमें मैथ की बात करते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, स्टैटिक है और जनरल मेंटल एबिलिटी है, जो कि RS अग्रवाल से हम कवर करने वाले हैं। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ एंड सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, दोस्तों ये भी हम 11th 12th की NCERT से ही कवर करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, दोस्तों ये जो पार्ट है वो मेनली जो बीकॉम जिस भी एस्पिरेंट्स ने किया उसके लिए मेनली ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो APFC का एग्ज़ाम जो देगा उस बंदे के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब दोस्तों जिसको भी APFC की प्रिपरेशन करनी है वही इस पार्ट को तैयार करेगा, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल और ऑफ अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के क्वेश्चन जो वो AO और EO के भी इंश्योरेंस के क्वेश्चन आते हैं, वो कि जो जर्नल है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। करंट इवेंट्स एंड नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो भी होंगे दोस्तों, वो या भूगोल से रिलेटेड हो या इंडियन पॉलिटी मतलब कि भारतीय संविधान से रिलेटेड हो, जो भी करंट इवेंट होगा वो सब हम डिस्कस करेंगे। वो पिछले 1 साल का हम इसमें कवर करने वाले हैं दोस्तों। जितना भी सिलेबस होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में सारा कवर कराऊंगा। वो आपको सिर्फ एक शर्त है हमारी, जो भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब करके मेल करेगा उसी बंदे को फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। वो भी मेल के थ्रू ही, आप टेलीग्राम चैनल में आपको जो प्राइवेट ग्रुप होगा हम उसमें आपको ऐड कर लेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। एग्जामिनेशन का वो 75% वेटेज इसमें रखा गया है और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा उसमें 25%। मतलब कि इंटरव्यू जो है वो कंपलसरी है, वो आपको क्वालिफाई करना ही होगा। अगर किसी भी बच्चे ने मतलब कि जो भी मेरिट होगी मेरिट बेस पे ही पता चलेगा। अगर किसी ने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया और इंटरव्यू सेशन उसका क्वालिफाई नहीं हो तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फाइनली वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम देखने को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर EVS जनरल कैटेगरी और OBC और ST के बारे में बात करते हो उसमें परसेंटेज जो रहेगा सिलेक्शन का वो 40% या उससे अब उसका देखने को मिलेगा, और जनरल के लिए 50% उसमें देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों इसमें जो सेंटर है वो 78 सेंटर रखे गए ऑल ओवर इंडिया। मतलब कि जो भी आप सेंटर चूज़ करना चाहते हैं तो अगरतला से लेकर आगरा, अहमदाबाद, अजमेर, अलीगढ़, अमरोहा, दिल्ली, कोच्चि, दोस्तों काफ़ी सारे सेंटर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इनको सभी को डिस्कस करना तो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम जाया ना किया जाए। और हम जो भी पार्ट है वो अब डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट जो सिलेबस को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसमें 9 जो पॉइंट दिया गया है सिलेबस में वो इनके अनुसार ये सिलेबस काफ़ी छोटा दिख रहा होगा आपको दोस्तों। ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है और 4 मंथ अप्रोक्स अभी टाइम है। और इसमें जितना भी सिलेबस कवर हमारे से होगा, जो भी मैं मेहनत करूँगा, आप सभी का जो सपोर्ट रहेगा अच्छा सा। और दोस्तों आपको बस एक ही काम करना है, जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मेल सेंड करेगा उसी को ही स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। अब दोस्तों इस सिलेबस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आर्ट एंड कल्चर को दोस्तों डिस्कस करेंगे। भारतीय संस्कृति और धरोहर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। फ्रीडम मूवमेंट को अलग डिवाइड करेंगे और इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को हम अलग डिवाइड करने वाले हैं दोस्तों। अगर हम इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट मतलब कि इस पार्ट को हम जो डिस्कस करेंगे वो हम इसकी जो तैयारी करने वाले हैं वो नितिन सिंघानिया की बुक जो है उससे हम वीडियो को
पार्ट बाई पार्ट इसमें हम लेकर आते रहेंगे अपने चैनल पे। सबसे पहले हम इस सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इंडियन आर्किटेक्चर मतलब कि भारतीय स्थापत्य कला और मंदिर, मस्जिद, स्तूप और किले आदि शैलियाँ, ये फर्स्ट पार्ट है भारतीय संस्कृति और धरोहर का। अब नेक्स्ट जो है इसमें इंडियन पेंटिंग है, भारतीय चित्रकला है, और इसमें मुराल, भित्ति, मिनिएचर, आधुनिक चित्रकला आदि। अब जो थर्ड पार्ट है वो इंडियन डांस एंड म्यूजिक है, भारतीय नृत्य एवं संगीत है, शास्त्रीय नृत्य, भरतनाट्यम, कथक, ओडिशा आदि, और लोक नृत्य, शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक नृत्य को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जो फोर्थ पार्ट है वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट, भारतीय हस्तशिल्प, कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि, बुनाई आदि को हम इसमें जो डिस्कस करेंगे। वो हम आर्ट कल्चर का जो पार्ट है वो नितिन सिंघानिया की जो आर्ट कल्चर की बुक है उसी से हम कवर करने वाले हैं। अब जो फिफ्थ पार्ट जो है वो रिलीजन से और फिलोसफी से संबंधित धर्म एवं दर्शन, हिंदू और बौद्ध और जैन धर्म, सिख दर्शन और उनके मान्यताओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिक्स जो पार्ट है हमारा फेयर एंड फेस्टिवल, मेले और त्यौहार, जैसे कि कुंभ मेला, होली, दिवाली, ओणम, पोंगल आदि जो भारत के बहुत से त्यौहार हैं उनको सभी को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। अब जो सेवंथ इसका पार्ट है वो सेवंथ भाग जो है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब कि भारत की धरोहर स्थल जितने भी है, जो नए जुड़े हैं, जो करंट से रिलेटेड है वो भी हम डिस्कस करेंगे, और जो नए जुड़ने वाले हैं वो भी जो न्यूज़ में होंगे, और जो पुराने हैं धरोहर स्थल जैसे कि ताजमहल, खजुराहो, हम्पी, लाल किला, ये जितने भी विश्व धरोहर स्थल है सबको हम अपने वीडियो में हम लेने वाले हैं। फेमस आर्कियोलॉजिस्ट मतलब कि प्रसिद्ध पुरातात्विद जैसे कि अलेक्जेंडर कनिंघम, राखलदास बनर्जी, डी एन मजूमदार आदि। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसके आर्ट एंड कल्चर का वो है फ्रीडम मूवमेंट का, मतलब कि इस सेकंड पार्ट को हम मेनली 10 पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। इस भाग को स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख चरण में हम शामिल करते हैं, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ मुगल्स मतलब मुगलों का पतन, औरंगजेब के बाद के मुगल साम्राज्य का गिरना, ये हम कवर करने वाले हैं हम स्वतंत्रता आंदोलन में। एडवांटेज ऑफ यूरोपीय शक्तियों का आगमन, पुर्तगाल, डच, अंग्रेजी, फ्रेंच आदि, और राइज ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, अंग्रेजों का भारत में प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण। और जो फोर्थ पार्ट जो है हमारा वो है 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो है उसको हम इसमें हम कवर करने वाले हैं। फिफ्थ जो पार्ट है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है, भारत के सामाजिक सुधार आंदोलन जितने भी है, जैसे कि राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद आदि के प्रयास से जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे उन सबको हम कवर करने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ INC मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना 1885 से लेकर जितना भी है पार्ट वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट है सेवंथ जो पार्ट है वो नरम दल, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट और स्वदेशी मूवमेंट, नरम दल, गरम दल और स्वदेशी आंदोलन, जैसे कि जिन्होंने भाग लिया था उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय आदि। मेजर इवेंट्स जो 1908 से लेकर 1947 तक जितने भी प्रमुख घटनाएं हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हम इसमें कवर करने वाले हैं। और नाइन्थ जो पार्ट है हमारा वो है फेमस पर्सनैलिटीज़ मतलब कि भारत के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी जो थे, जैसे कि गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि। और मैस्केलिनियस टॉपिक जो है अन्य विविध बिंदु जो हो गए, महत्वपूर्ण कानून, आयोग आंदोलन जो भी करंट से रिलेटेड हो गए वो उसमें हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है सिलेबस का वो है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें हम गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और करंट अफेयर का जो पार्ट इसमें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क जिसको हम संवैधानिक ढांचा बोलते हैं, भारतीय संविधान की रचना, विशेषताएं, प्रस्तावना, अनुच्छेद, अनुसूची, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत आदि। दोस्तों इसमें क्या है, फंडामेंटल राइट और अमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको सबको कवर करना बहुत जरूरी है। और संघ एवं इसका क्षेत्र, ये सभी को पता होगा कि एक यूनियन टेरिटरी जो नई जुड़ी है इंडिया में वो भी करंट से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी रहा है। फंडामेंटल राइट्स को हम डिस्कस करेंगे जिसमें कवर करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इंडियन पॉलिटी का, जो सेकंड पार्ट है वो भारतीय संघ एवं इसके नागरिक, भारतीय संघ एवं इसके नागरिक। इसमें क्या है दोस्तों, इंडिया यूनियन एंड इट्स सिटीजन, भारत एक संघीय राज्य है, इसके और संघीय ढांचे और नागरिकता के प्रकार और नागरिकता के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। और भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में, जैसे कि राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध और भारत की कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के अधिकार और कर्तव्य का कार्यप्रणाली को हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्स जो पार्ट है इसमें भारत की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया। इसमें हम सांसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और विधान परिषद और उनके कार्य और अधिकार और कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों जो सेवंथ पार्ट है वो भारत में न्यायपालिका, जुडिशरी इन इंडिया, भारतीय न्यायपालिका की संरचना और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, निचली अदालतें, उनके अधिकार, स्वतंत्रता एवं भूमिका, संवैधानिक एवं गैर कानूनी निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जैसे कि संवैधानिक निकाय, जैसे कि निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग काफ़ी न्यूज़ में भी है, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग आदि। और गैर संवैधानिक जिसको हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बोलते हैं, जैसे कि योजना आयोग, नीति आयोग है जिसको अब नीति आयोग
कर दिया गया है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और भारत में स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पंचायती राज व्यवस्था, नगर पालिका प्रशासन, 73 एवं 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम आदि को हम कवर करने वाले हैं। और विविध विषय में हम मैस्कुलिनियस टॉपिक जो हो गया हमारे नीति आयोग या विभिन्न आयोगों से संबंधित जो रिपोर्ट होगी, नई सरकारी योजनाएं होगी और जो कि अमेंडमेंट जो जोड़े गए हैं, नए संविधान संशोधन जो जोड़े गए हैं उनको भी हम करंट से रिलेटेड जो भी होगा उसको हम कवर करने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी से अगर बात करें तो लगभग 10 क्वेश्चन इसमें EPFO एग्जाम में पहले भी 2023 में भी देखे गए हैं। दोस्तों पिछले एक वर्ष का हम इसमें करंट अफेयर कवर करने वाले हैं और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दे जैसे कि सरकारी योजनाएं, नीति, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, खेल से जुड़े आदि सभी संबंधित पर्सन जो है वो इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों जो इसमें पार्ट है हमारा, नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा सिलेबस का, वो इंडियन इकोनॉमी, PDG एंड इंश्योरेंस का है। दोस्तों सबसे पहले हम इंडियन इकोनॉमी को हम कवर करेंगे, जो उसका सिलेबस हम देखते हैं। अब दोस्तों जो सिलेबस का नेक्स्ट पार्ट है वो इंडियन इकोनॉमी, PDG एंड इंश्योरेंस, भारतीय अर्थव्यवस्था, PDG और बीमा, मतलब कि इंडियन इकोनॉमिक जिसको हम भारतीय अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन टू डिमांड एंड सप्लाई, भारत की मतलब कि जो मांग और आपूर्ति का इसमें जो परिचय है उसको हम बाजार में जो कि मांग और आपूर्ति कैसे काम करते हैं इसको हम कवर करने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, विकास की माप, देश की आर्थिक वृद्धि को मापने के लिए जैसे कि GDP और GNP आदि होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है, मौद्रिक नीति, मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रित करने से संबंधित जो नीतियाँ बनाई जाती हैं गवर्नमेंट की, उसको हम कवर करने वाले हैं। फिजिकल पॉलिसी, बजटरी टर्म्स, राजकीय नीति, बजट से संबंधित शब्दावली, सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीतियाँ, मुद्रास्फीति जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, वस्तुएं जैसे और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि जैसे कि राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जैसे कि कीमतों में वृद्धि जैसे कि गैस सिलेंडरों की या पेट्रोल में वृद्धि होना और काफ़ी सारी महंगी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड LPG रिफॉर्म्स, भुगतान संतुलन और LPG सुधार, कंट्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शनल एंड 1991 रिफॉर्म्स, देश के अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन और 1991 के आर्थिक सुधार अधिनियम जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास जो है, भारत के आर्थिक विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, इनिशिएटिव टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, गरीबी घटाने और रोजगार से संबंधित बढ़ाने के प्रयास जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है इसमें वो है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, WTO है, इनकी संस्थानों की भूमिका क्या है इंटरनेशनल, उसको हम कवर करने वाले हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसीज, औद्योगिक और श्रम नीतियाँ, उद्योगों और श्रमिकों के कल्याण से जुड़ी सरकारी नीतियाँ जिसको हम गवर्नमेंट पॉलिसी रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज एंड लेबर वेलफेयर, और फाइनेंस कमीशन जिसको हम वित्तीय आयोग बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच की वित्तीय संसाधनों का वितरण, इसको हम कवर करने वाले हैं। इंश्योरेंस वाले पार्ट को अगर हम देखते हैं तो कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल इंश्योरेंस, बीमा की अवधारणा और सिद्धांत, हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया, भारतीय इतिहास, भारत में बीमा का इतिहास जो है उसको हम इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, भारत में विकास क्षेत्र में और इसके इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। और टाइप ऑफ इंश्योरेंस, कितने प्रकार के बीमे होते हैं, टाइप ऑफ इंश्योरेंस जैसे कि लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, दोस्तों जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, सामान्य बीमा आदि ETC। इसमें जो नेक्स्ट जो है वो है इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इंश्योरेंस, बीमे से जुड़ी सभी संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जो है उसको हम कवर करने वाले हैं। PDG जो पार्ट है उसको हम फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी एंड डिजास्टर के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है वो है बेसिक ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब कि भारतीय भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इंडियन फिजिकल फीचर एंड क्लाइमेट, रिवर्स एंड माउंटेन, भारत के भौतिक विशेषताएं, जलवायु, नदियाँ, पर्वत आदि इसमें हम कवर करने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है इसमें नेक्स्ट वो है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, जनसंख्या और उससे संबंधित मुद्दे, जनसंख्या वृद्धि और इससे जुड़े सामाजिक आर्थिक मुद्दे जिनको हम पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिलेटेड सोशल इकोनॉमिक इशू भी बोलते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसको हम मानव विकास कहते हैं, एक्सेप्ट लाइक एजुकेशन, हेल्थ इशू, लिविंग स्टैंडर्ड, मतलब कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर हेतु विकास के पहलू। ग्लोबलाइजेशन जिसको हम वैश्वीकरण बोलते हैं, मीनिंग, इम्पैक्ट एंड इफेक्ट एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया, वैश्वीकरण का अर्थ और प्रभाव और भारत पर इसका प्रभाव क्या है, दोस्तों इसमें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों ये था हमारे इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है उसको हम कवर करने वाले हैं, वो 9th 11th और 12th की NCERT से, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है जो हमारी वो है NCERT से ही हम कवर करने वाले हैं 11th 12th की। अब दोस्तों नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं सिलेबस के। अब दोस्तों बात कर लेते हैं
क्वांट रीजनिंग और स्टैटिक के टॉपिक के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब कि गणितीय योग्यता जो है हमारी, मतलब कि जो मैथ का जो पार्ट है हम उसमें हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति जिसको हम नंबर सिस्टम बोलते हैं, और संख्याओं के प्रकार, गुण और विभाज्यता, अभाज्य संख्या आदि। इसमें हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सरलीकरण है, जिसको हम सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, जटिल गणितीय सवालों को सरल बनाना या गणितीय प्रक्रियाएं करना। एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समाप्तवर्तक, महत्तम समाप्तवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं को एलसीएम या एचसीएफ निकालना, इसमें हम कवर करेंगे। अब दोस्तों हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसमें है वो परसेंटेज का है, प्रतिशतता की गणना और बढ़ोतरी, घटाव, लाभ और हानि की प्रतिशतता का प्रयोग, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, अनुपात, समानुपात और मिश्रण, अनुपात और समानुपात और मिश्रण के क्वेश्चन जो है उनको हम कवर करने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, लाभ और हानि और औसत के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। व्यापार से जुड़े लाभ और हानि के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब हम इसमें कवर करने वाले हैं, औसत की गणना भी। अब नेक्स्ट जो है वो 7वां पॉइंट है, वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का, समय और दूरी के जो क्वेश्चन होते हैं, गति, समय और दूरी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सब हमें कवर करने हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमें कवर करने हैं। नाव से जुड़े जितने भी गति से जुड़े संबंधित पर्सन होते हैं वो सब इसमें हम कवर करते हैं। पाइप्स एंड किस टर्म्स, मतलब कि पाइप और टंकी भरने और खाली करने के पाइप से जुड़े संबंधित जो पर्सन होते हैं वो सब हम उनमें करते हैं। मेंसुरेशन जो होते हैं 2D और 3D, उसमें हम क्षेत्रमिति, दो आयामी और 3 आयामी, जिसको हम क्षेत्रफल, परिमाप या आयतन, सतह क्षेत्र या आदि की गणना उसमें हम करते हैं। परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, वस्तुओं के क्रम बनाने और समूह बनाने के तरीके की हम इसमें गणना करने वाले हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन के जो है डाटा का जो व्याख्या करनी होती है, ग्राफ होता है, इसमें चार्ट होता है, तालिका आदि की जानकारी इसमें निकालना होता है, और उस पर आधारित सवाल उसको हम क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी जिसको हम प्रायिकता बोलते हैं, किसी घटना के घटित होने की संभावना की गणना इसमें हम करने वाले हैं। 14th जो हमारा वो है नंबर सीरीज, संख्या श्रेणी, दी गई संख्याओं के नियम, पहचान और उसकी अगली संख्या निकालना, इसमें हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन की बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इसमें लॉजिकल रीजनिंग भी आती है, और दोस्तों इसमें स्टैटिक का जो पार्ट होता है वो और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, मतलब कुल मिलाकर 14 से 15 क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। अब दोस्तों अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो जिसको हम तार्किक क्षमता बोलते हैं, इसमें हम जो क्वेश्चन कवर करेंगे वो टॉपिक है इसमें सबसे पहले साइलोगिज्म, जिसको हम न्याय, निष्कर्ष और निर्णय कहते हैं। कथनों का निष्कर्ष के आधार पर तय करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत है। ब्लड रिलेशन, मतलब कि रक्त से संबंधित जो होते हैं क्वेश्चन, मतलब कि पिता, माता, भाई, बहन, मामा आदि के बीच में जो संबंध होते हैं उनको हम क्वेश्चन को हम हल करते हैं। दोस्तों जो थर्ड है हमारा वो है डायरेक्शन सेंस, मतलब कि दिशा का ज्ञान होता है। दिशा के आधार पर निर्धारित करना होता है कि किसी व्यक्ति की किस दिशा में गया है या किस दिशा में है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये चारों दिशा होते हैं, इनके बारे में हम जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम कवर करते हैं। अब नेक्स्ट जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज, जिसको हम वर्णमाला संख्या कहते हैं। वर्णमाला संख्या जिसको हम अक्षरों की संख्या श्रृंखला में पैटर्न पहचान कर अगला नंबर और अक्षर, गायब अक्षर और क्रम समझाना होता है उसमें। उदाहरण के लिए जैसे कि A, C, E, G आदि के बारे में। कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित होते हैं, शब्दों की संख्या और अक्षरों को कोडिंग के जरिए बदलकर या उसका अर्थ समझकर सवाल हल करना होता है। अन्य जो टॉपिक है वो एनालॉजी से संबंधित है, जिसको हम समानता और तुलना बोलते हैं। दो वस्तुओं के बीच में संबंध समझाना और वैसे ही अन्य संबंध को खोजना। कैलेंडर से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, किसी दिन व तारीख या दिन कौन सा होगा या लीप ईयर कौन सा होगा, वार का पता लगाना आदि होता है। घड़ी से संबंधित सवाल, जैसे कि घड़ी की सुइयां स्थिति की, घड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, घड़ी की सुइयां स्थिति और कोण और समय निकालना आदि इसमें हम कवर करते हैं। कोडिंग फेलियर फिगर, जिसको हम चित्रों की गिनती कहते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर। जटिल आकृतियों में छिपी हुई आकृतियों को गिनना होता है। क्यूब और क्यूबेड, धन और धनाभ के कट और रंग, पैटर्न आदि से जुड़े क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम कवर करते हैं। डिस्क, जिसको पासा बोलते हैं, पासा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं, पासे के अलग अलग पृष्ठों एवं अंक या चित्र के आधार पर हम सवाल हल करते हैं, मतलब कि क्वेश्चन हम हल करते हैं। क्वेश्चन कंटिन्यूअस लेटर सीरीज, सतत वर्णमाला श्रृंखला, लगातार चलने वाली श्रृंखला या अक्षर श्रृंखला में पैटर्न को पहचानना होता है। रैंकिंग और ऑर्डर, जैसे कि रैंकिंग और क्रम के बारे में, किसी क्रम में व्यक्ति या वस्तु की रैंक निर्धारित करना होता है, जैसे कि सिटिंग ऑफ अरेंजमेंट। 14 जो है पॉइंट वो और पजल, बैठने की व्यवस्था और पहेलियाँ होती है। व्यक्तियों को किसी गोल या सीधे अन्य प्रकार की व्यवस्था में बैठना या उससे जुड़े सवाल को हल करना इसमें होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हमें रीजनिंग के वे टॉपिक हर हाल में ही कवर करने जरूरी है। अब दोस्तों ये टॉपिक हैं जैसे कि सेलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, अल्फाबेटिक सीरीज, कोडिंग और डिकोडिंग पर टिक किया गया है। आप टिक कर सकते हैं, मतलब कि ये टॉपिक विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताए गए हैं। और 1 से 3 के 1 से 3 या शायद 1 से 3 पहले जो सेशन हमने लिया है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर किए गए, उनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो गए वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, या आप उस पर टिक कर सकते हैं। रीजनिंग का जो
एक नेक्स्ट पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हम सांख्यिकी बोलते हैं। बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के मूल सिद्धांत जो है, इसमें आंकड़ों को इकट्ठा करना होता है, व्यवस्थित करना होता है और विश्लेषण करना होता है और उसका निष्कर्ष निकालना होता है। जनसंख्या में औसत या आय का पता लगाना, छात्रों की परीक्षा या परिणामों का विश्लेषण करना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें सैम्पलिंग मेथड, जिसको हम नमूना लेने की विधि भी बोलते हैं। किसी बड़े समूह या पॉपुलेशन में से कुछ ऐसे विशेष उदाहरण या सैंपल चुनकर अध्ययन करना होता है, जैसे कि रैंडम सैम्पलिंग और स्टेरिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग। ये 4 सैम्पलिंग होती है, जिसको हम नमूना लेने की विधि भी कहते हैं। मेजर ऑफ टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्र प्रवृत्ति की माप। यह बताते हैं कि आंकड़ों का औसत या केंद्र बिंदु क्या है। मीन को बोलते हैं औसत या मध्य, मेडियन को बोलते हैं मध्य का या मोड को बोलते हैं बहुलक, और मेजर्स ऑफ डाइवर्जेंस मतलब विचलन की माप। अब दोस्तों इसमें हम क्या कवर करते हैं, इसमें मुख्यतः हम आंकड़ों और औसत से कितने फैले हुए या बिखरे हुए हैं, मुख्य रेंज, पारस या वेरिएंस, प्रसरण और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। दोस्तों ये था हमारा स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को हमने पहले ही कवर कर लिया है। अब देखते हैं हम जनरल इंग्लिश को हम कवर करते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो जनरल इंग्लिश कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो सिलेबस है उसको हम देखते हैं। दोस्तों इसमें मेनली जो 20 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन इसमें जो पूछा जाता है। अब सबसे पहले जो पार्ट है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, वाक्यों में शब्दों के प्रकार, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव और एडवर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच का ये पार्ट है। अब दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, वाक्य की रचना कैसी होती है, और सब्जेक्ट, वर्ब और एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब इसमें छांटना होता है हमें सेंटेंस में, नाउन और प्रोनाउन, और वर्ब, टेंस और मॉडल्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, आर्टिकल और एडजेक्टिव, एडवर्ब, और रीडिंग कम्प्रीहेंशन और साइनोनिम्स और एंटोनिम्स, एडम्स एंड फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें जो होता है वाक्य में एक शब्द समूह का प्रयोग करना होता है। सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कंप्यूटर एप्लीकेशन में देखते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर का परिचय, जिसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, मतलब कि कंप्यूटर का संगठन और डाटा प्रोसेसिंग का चक्र। दोस्तों इसमें जो मेन टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, CPU, LU और मेमोरी, इनपुट और आउटपुट, उनके तरीके को, काम करने के तरीके को हम समझने वाले हैं। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल को हम समझने वाले हैं, इनपुट और प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट के रूप में जो प्रोसेस होता है। सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर में हम क्या कवर करने वाले हैं, फिजिकल, जैसे कि CPU, कीबोर्ड, माउस और etc। सॉफ्टवेयर में हम चलने वाले प्रोग्राम, जिसके एप्लीकेशन, विंडो, MS ऑफिस, फोटोशॉप, MS एक्सेल, इन सब टॉपिकों का हम कवर करने वाले हैं। अब नेक्स्ट है इसमें मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टोरेज से रिलेटेड जो होंगे, जैसे कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है रैम, रोम, और सेकेंडरी मेमोरी जिसको हम सहायक मेमोरी, हार्ड डिस्क या SSD या पेन ड्राइव आदि बोलते हैं। कैश मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी जानकारी इसमें हमें प्राप्त करनी है। अब नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें विंडोज़, लिनक्स, मैक OS, एंड्रॉयड, इन सब के बारे में इसमें समझना है कि OS कैसे फाइल मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी पे कैसे काम करता है। कंप्यूटर नेटवर्क और डाटा कम्युनिकेशन के बारे में हमें कवर करना है, जैसे कि कंप्यूटर के जो नेटवर्क होता है वो किस प्रकार से होता है, लैन, मैन, वैन। नेटवर्किंग डिवाइस जो होते हैं, जैसे कि राउटर या स्विच या हब से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का जो तरीका होता है उसको हमें समझना है। अब नेक्स्ट जो है वो डाटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम, जिसको हम संख्या प्रणाली बोलते हैं। कंप्यूटर में डाटा जैसे संख्या के रूप में संग्रहित और प्रोसेस किया जाता है या बताया जाता है, जिसे हम बाइनरी या डेसिमल या ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों इसमें 8th पॉइंट है वो है माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट और MS आउटलुक, इन सब 4 टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है डाटाबेस, 9th पॉइंट, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। जैसे कि डाटाबेस क्या होता है, एक प्रकार का डाटाबेस जैसे कि डिजाइन और मैनेज किया जाता है। यह समझाया जाता है कि जैसे कि उदाहरण के लिए MySQL और Oracle MS SQL सर्वर आदि होते हैं। कंप्यूटर और नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए हमें एंटीवायरस और फायरवॉल, इंक्रिप्शन और पासवर्ड सिक्योरिटी आदि के बारे में जानना होता है। तो दोस्तों ये था कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। अब नेक्स्ट जो हमारा सिलेबस है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सिलेबस के बाहर आने वाले हैं, जो ज़्यादातर UPSC एस्पिरेंट्स को नहीं पता होते और EPFO एग्जाम में भी ज़्यादातर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, दोस्तों उसे भी डिस्कस करते हैं। अब दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस का वो अकाउंटेंट, जिसे हम लेखांकन बोलते हैं। ये मेनली उन एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होगा और जो कि APFC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड होगा कॉमर्स बैकग्राउंड जिनका होगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है, और जिसने ग्रेजुएशन जो की होगी वो BCom की होगी उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिलेबस उन्हीं के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। APFC से रिलेटेड जो सिलेबस है इसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग,
लेखांकन का परिचय, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन पार्ट 1, लेन देन व दर्ज करना भाग 1, रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्शन लेन देन दर्ज भाग करना 2, और ट्राइबल बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस अंतिम जांच सूची, बिल ऑफ एक्सचेंज विनिमय विधेयक, इनकम स्टेटमेंट आय विवरण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट रेशो एनालिसिस अनुपात विश्लेषण, और कैश फ्लो स्टेटमेंट नकदी प्रवाह का विवरण। अब जो इसमें 11th पार्ट है वो है अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स फॉर शेयर कैपिटल, शेयर पूंजी के लेन देन, और अकाउंटिंग फॉर बोनस शेयर एंड राइट इश्यूज, बोनस शेयर और राइट्स इश्यूज का लेखांकन करना, अकाउंटिंग ऑफ बाई बैक ऑफ शेयर का पुनः खरीद और लेखांकन करना, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेखांकन मानकों का परिचय, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टर के लिए लेखांकन मानक, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, राजस्व मान्यता के लिए लेखांकन मानक। और 17वां जो पार्ट है इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए लेखांकन मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, निवेश के लिए लेखांकन मानक। और 19 जो है मतलब 19वां जो पार्ट है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खातों की तैयारी की और प्रस्तुति। अब दोस्तों जो ऑडिटिंग जो पार्ट है वो AO और EO के भी सिलेबस को कवर करने वाला है, जो कि इससे भी इस वैकेंसीज में मतलब जो AO और EO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी मतलब ये कंबाइन एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये सिलेबस उसमें भी कवर होता है। जिस प्रकार से इंट्रोडक्शन ऑफ ऑडिटिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, और कंपनी ऑडिटर, वाउचिंग ऑडिटर रिपोर्ट्स, लायबिलिटी ऑफ एन ऑथर, डिफरेंट ऑडिट्स। दोस्तों सिलेबस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स, जिसको हम सामाजिक सुरक्षा अधिनियम भी बोलते हैं। ये कानून और जो कर्मचारियों की सुरक्षा के और लाभ सुनिश्चित करने हेतु जो भी एक्ट होते हैं उसको हम कवर करते हैं इसमें। सबसे पहले जो है एक्ट व एम्प्लॉय कंपेंशन एक्ट होती है 1923, कर्मचारी के काम के दौरान चोट लगने या मृत्यु होने पर मुआवजा देने का प्रावधान करता है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, यह अधिनियम कर्मचारियों को बीमा, स्वास्थ्य बीमा और बीमारी, मातृत्व आदि के लिए आर्थिक सहायता देता है। EPF एंड मैस्कुलिनियस प्रोविजंस एक्ट, यह कर्मचारी भविष्य निधि, प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाएं भी देता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, और 5th है पेमेंट ग्रेचुइटी एक्ट 1972, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008, इसमें कुछ स्कीम भी हम कवर करते हैं। ये योजनाएं कर्मचारियों के पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की ज़रूरत के लिए होती है। वेरियस रिटायरमेंट स्कीम होती है, और नेशनल पेंशन स्कीम होती है, अटल पेंशन स्कीम होती है। अब दोस्तों अदर स्कीम जो होगी वो करंट से हम कवर करेंगे, जो अभी फ़िलहाल में न्यूज़ में चल रही है, या तो आप योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन से भी आप उससे भी कवर कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट जो है सिलेबस का वो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सारा सिलेबस है वो तो UPSC से रिलेटेड है और ओवरलैप करता है SSC से भी। दोस्तों जो UPSC एग्ज़ाम में EPFO एग्ज़ाम जो अलग करता है वो मेनली इस सिलेबस से अलग करता है, और स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है। दोस्तों इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इसमें थ्योरी है, ओवरव्यू है, इंडियन लेबर फोर्स है, ट्रेड यूनियन है, कलेक्टिव ब्रेगनिंग, इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन और ग्रीवियंस प्रोसीड्यूर और सेटलमेंट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट्स, लेबर वेलफेयर एंड वेग्स, वर्कर पार्टिसिपेंट्स इन मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड पॉलिसी, मेस्कुलिनियस टॉपिक। ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल रिलेशन के। लेबर लॉ के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। लेबर लॉ की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ये दिए गए हैं दोस्तों जो हमें कवर करने हैं। पेमेंट वेज एक्ट है 1936, और मिनिमम वेज एक्ट है 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजंस एंड रेगुलेशन एक्ट है 1986, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट है 1979, और पेमेंट एंड बोनस एक्ट है 1965, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क 1996, और कंस्ट्रक्शन लेबर एक्ट 1970। दोस्तों कुल मिलाकर लेबर एक्ट और इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड जो पार्ट है वो इसमें हम कवर करना है। अब दोस्तों जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो सिलेबस से छिपे हुए हैं जो हमें कवर करने हैं उनको भी देख लेते हैं। हाइडन जो सिलेबस है वो उसमें दोस्तों एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है, फिजिकल ज्योग्राफी हमें कवर करनी है दोस्तों, करंट अफेयर और इन्वायरमेंट को हमें कवर करना है। और अगर इसमें बेसिक की बात करें तो हम 6 से लेकर 10 तक उसमें साइंस को हम कवर करेंगे, जो कि बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि GS में जो साइंस वाला पार्ट है उससे भी कभी कभार क्वेश्चन EPFO पूछ लेता है। दोस्तों ये था कंप्लीट सिलेबस, और जो नोटिफिकेशन आया था EPFO का उसको हमने कंप्लीट डिस्कस किया, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो भी
इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी को हमने डिस्कस कर लिया सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक लिस्ट है, जो हमें फ्री स्टडी मटेरियल मिल सकता है, उसको हम डिस्कस करेंगे, कहाँ से हमें मटेरियल लेना है और क्या हमें कितने दिन में हमें इसको कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको फ्री में मिल जाएगा, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सैफिन आईएएस अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में आपको उसमें लिंक मिलेगा और आप हमारे इंस्टाग्राम पेज सैफिन आईएएस अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस को जो हमें कवर करना है, उन सब टॉपिक को और जो बुक लिस्ट है हमें फ्री मिलने वाली है उसको हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो पहुँच सके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी एस्पिरेंट्स है जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है वो अपनी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।